तो चलिए आज मुस्लिम विधि की परतों में उतरते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं, मुशा सिद्धांत। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब कुछ कानूनी लेख हैं, व्याख्याएं हैं, कुछ अदालती मामले भी हैं, वो इसी सिद्धांत को समझने में मदद करती हैं। तो हमारा मकसद है कि इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें कि भाई ये सिद्धांत क्या है, क्यों है और असल में ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये मुशा शब्द का मतलब क्या है? हाँ, देखिए मूषा का सीधा सा मतलब है कोई ऐसी संपत्ति जो साझा है, मतलब कई लोगों की है पर अभी बंटी नहीं है, अविभाजित है। अच्छा, अविभाजित। जी। और मूषा सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि अगर ऐसी किसी संपत्ति का आप हिबा यानी दान करना चाहते हैं तो वो तब तक पूरी तरह से वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वो हिस्सा साफ तौर पर अलग न कर दिया जाए और उसका कब्जा भी न दे दिया जाए। मतलब जैसे कोई कहे कि मैं तुम्हें अपनी इस जमीन का आधा हिस्सा देता हूँ, हाँ, लेकिन ये ना बताए कि कौन सा वाला आधा और कब्जा भी ना दे, बिल्कुल। तो वो दान मतलब हिब्बा वो मान्य नहीं होगा। जी हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है अगर स्पष्टता नहीं है कि कौन सा आधा किधर का आधा और कब्जा नहीं दिया तो वो दान अधूरा माना जाता है। इसमें अस्पष्टता है। हाँ, और यहीं पर जब हम ये कानूनी व्याख्याएं देखते हैं तो इस सिद्धांत का मकसद ज्यादा साफ होता है। ये सिर्फ एक नियम जैसा नहीं लगता, बल्कि जैसे भविष्य के झगड़ों को टालने का एक तरीका हो, है ना? एकदम सही कहा आपने। इसका जो खर्च जो उद्देश्य है वो है स्पष्टता लाना। दान देने वाले को साफ पता हो कि वो क्या दे रहा है और जिसे मिल रहा है उसे उस चीज पर तुरंत मतलब फौरन और पूरा अधिकार और कब्जा मिलना चाहिए। अच्छा। मुस्लिम विधि में हिबा के लिए मतलब दान के लिए कब्जा देना एक बहुत ही बुनियादी शर्त मानी गई है। तो बिना कब्जे के, खासकर ऐसी अविभाजित संपत्ति के मामले में दान पूरा नहीं होता। ये सिद्धांत बस यही पक्का करता है कि दान सिर्फ कहने की बात ना रहे, हकीकत बने। ये समझना भी दिलचस्प है कि ये सिद्धांत मुख्य रूप से कहाँ ज्यादा लागू होता है, मतलब कौन सी संपत्ति पर। जो दस्तावेज हमने देखे उनसे तो यही लगता है कि इसका जोर अचल संपत्ति पर ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान, ऐसी चीजें जो हिलती नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसी संपत्ति का बंटवारा थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो सकता है ना? सही बात है। मान लीजिए कई भाइयों की एक जमीन है और एक भाई अपना हिस्सा किसी को दान करना चाहता है। तो मुशामा सिद्धांत कहेगा कि भाई पहले अपना हिस्सा बाकी भाइयों से अलग करो, उसकी निशानदेही करो, पहचान तय करो और फिर जिसे दान दे रहे हो उसे उसका कब्जा सौंपो। ओके। अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई तो वो दान कानूनी तौर पर थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, उस पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कानूनी सिद्धांतों में, कहानी में एक मोड़ भी है। हाँ, बिल्कुल। जब हमने थोड़ा और गहराई में देखा तो पता चला कि इस नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। जी हाँ, अपवाद है और ये अपवाद जुड़ा है चल संपत्ति से। चल संपत्ति मतलब ऐसी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाई जा सकती हैं, जैसे कपड़े हो गए, गहने, बर्तन, कोई गाड़ी, इस तरह की चीजें। अच्छा, यहाँ पर सिद्धांत थोड़ा कह सकते हैं लचीला हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई कहे मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी की आधी किताबें देता हूं, तो क्या उसे पहले सारी किताबें गिनकर आधी आधी करके अलग करनी होंगी या सिर्फ किताबें सौंप देना ही काफी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। चल संपत्ति के मामले में सिद्धांत ये कहता है कि अगर अविभाजित हिस्से का भी वास्तविक कब्जा दे दिया गया है। अच्छा, वास्तविक कब्जा। हाँ, मतलब वो किताबें सचमुच दान लेने वाले के हाथ में दे दी गईं, उसे सौंप दी गईं, तो वो दान वैध माना जाएगा, भले ही उन्हें बिल्कुल आधा आधा न गिना गया हो। यहाँ पर जोर वास्तविक कब्जे पर है। तर्क शायद ये है कि चल संपत्ति को सौंपना आसान होता है और कब्जा देना ही नियत का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। और ये भी देखा जाता है कि क्या वो चीज इस्तेमाल में आ सकती है, मतलब उसकी उपयोगिता है। अगर हाँ, तो दान वैध है। और अदालतों ने भी इस बात को माना है ना? हमने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र देखा था, एमडी हिसाबुद्दीन वी एमडी हिसारुद्दीन। जी हाँ, वो एक अहम मामला है। उसमें अदालत ने इसी बात को पुख्ता किया था। मुझे लगता है उस मामले में पिता ने अपनी कुछ अविभाजित संपत्ति का हिस्सा बेटों को दिया था और कोर्ट ने ये माना कि चूंकि कब्जा दे दिया गया था तो संपत्ति अविभाजित होते हुए भी वो हिबा वैध था। अच्छा, तो कब्जे का महत्व साफ दिखता है इससे। बिल्कुल।
कब्जे का बहुत महत्व है। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अलग-अलग जो कानूनी स्कूल हैं, जैसे शिया विधि है, वहाँ इसकी व्याख्या थोड़ी अलग हो सकती है। कैसे? हमने पाया कि शिया विधि में मुशारा सिद्धांत को अक्सर और भी सख्ती से लागू किया जाता है। वहाँ कई बार चल संपत्ति के लिए भी वो भौतिक विभाजन और कब्जा दोनों को जरूरी मानते हैं। अच्छा, चल संपत्ति के लिए भी? जी हाँ, कुछ मामलों में शायद वो अस्पष्टता को पूरी तरह से खत्म करने पर और भी ज्यादा जोर देते हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों और व्याख्याओं को एक साथ रखकर देखें, तो सार क्या निकलता है? मतलब निचोड़ ये है कि मुशारा सिद्धांत मुस्लिम विधि में दान को लेकर एक तरह की स्पष्टता और सुरक्षा देता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। स्पष्टता, सुरक्षा और निष्पक्षता भी। ये कोशिश करता है कि आगे चलकर कोई विवाद ना हो। ये सिद्धांत दाता की नीयत और दान लेने वाले के अधिकार दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है। अचल संपत्ति के लिए स्पष्ट बंटवारा और कब्जा, चल संपत्ति के लिए मुख्य रूप से वास्तविक कब्जा, यही इस सिद्धांत का निचोड़ है। ताकि दान का लाभ वाकई उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वो किया गया है। जी बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर तो नहीं था, लेकिन इस पूरी चर्चा से ये बात उपजती है कि मुशावा सिद्धांत तो भौतिक संपत्ति पर बहुत केंद्रित है ना, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, बांट सकते हैं, कब्जा दे सकते हैं। हाँ। लेकिन आज का जो डिजिटल युग है, जहां संपत्ति का रूप बदल रहा है, जैसे कोई डिजिटल आर्ट हो या ऑनलाइन खाते हों या फिर बौद्धिक संपदा अधिकार, जी, इन नई तरह की संपत्तियों के दान पर ये पारंपरिक सिद्धांत कैसे लागू होंगे? क्या यहाँ कब्जा देने का मतलब ही बदल जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के दौर में। इस पर विचार करना होगा।